हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कैसे पहचानें कि किसी व्यक्ति को ब्रेस्ट कैंसर है, इस पर बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर एक काफ़ी कॉमन कैंसर है। यदि समय पर इसको पहचान लिया जाए तो काफ़ी ट्रीटेबल कैंसर है। ज़्यादातर लोगों को बचाया जा सकता है क्योंकि ब्रेस्ट का ऑपरेशन करना या कैंसर को निकालना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ज़्यादातर लोग अपनी लगभग नॉर्मल लाइफ भी जी पाते हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद, बशर्ते वो सही टाइम पर डिटेक्ट हो, कैंसर के फैलने से पहले वो डिटेक्ट हो जाए। आज के टॉपिक में हम ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस पे बात करेंगे ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आप ये समझ पाएँ कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे पहचाना जाता है, क्या क्या जांचें यूज़ होती हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जिसको इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं या जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या होने का चांस है। ओवरऑल अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या जाँचें इन्वॉल्व होती है ताकि कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस डेवलप हो पाए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फीमेल पेशेंट्स के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जिनके घर में फीमेल्स हो, लोग उनका केयर करना चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड से एंड तक देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले अगर ब्रेस्ट की कैंसर की अगर बात हो रही है तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या खुद से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना ज़रूरी है। इसमें आप ये देखिए कि ब्रेस्ट का कोई कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई स्किन एब्नॉर्मलिटी चेंज तो नहीं हो रही है, कहीं पे स्किन में खिंचाव तनाव तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई लंप टच करने पे पैल्पेट तो नहीं हो रहे। ये जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को लेके आप उसके डायग्नोसिस के लिए हर महीने डॉक्टर के पास नहीं जा सकते कि आप मेरा ब्रेस्ट पैल्पेट करके देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप हर 2 महीने 4 महीने के बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ इसीलिए नहीं जा सकते कि ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहिए। इसलिए हर महीने आप अपने घर पर खुद ही कर लीजिए कि आप ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देख रहे हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। यदि प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप किसी भी पेशेंट को बोलोगे कि हर 2 महीने में आप अपने डॉक्टर के पास या हर महीने आप अपने डॉक्टर के पास जाके सिर्फ अपने स्तन को या ब्रेस्ट को पैल्पेट करवाइए कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या उसकी जांच कराइए, तो कोई नहीं कराएगा क्योंकि लोगों को ये बहुत कम्बरसम होगा, लोग इसे अवॉइड करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप खुद ही घर पर इसको एनालाइज करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस या सिग्निफिकेंट केसेस इसमें पिकअप हो जाते हैं और इसमें काफ़ी केसेस को पहले जल्दी ट्रीटमेंट मिल पाती है। इन कंपैरिजन वो लोग जो ध्यान नहीं देते हैं उसमें काफ़ी केसेस मिस हो जाते हैं। इसके अलावा जांचों में आप क्या करोगे, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हो जो कि एक सोनोग्राफी है जिसमें अगर कोई गठान वगैरह है उसे आप डिटेक्ट कर सकते हो। ब्रेस्ट की मैमोग्राफी कर सकते हो जिसमें बेसिकली एक्सरे का एक एडवांसमेंट है जहाँ हाई डोज रेडिएशन से आप ब्रेस्ट के डक्ट्स का या ट्यूब्यूल्स का एक मैपिंग ले लेते हो जिससे आप पता कर सकते हो कि अगर किसी को गठान वगैरह तो नहीं है। ज़्यादातर 40 ईयर्स के एज के बाद ज़्यादातर लोग का ये होना चाहिए, पर इसमें भी अपने आप में काफ़ी रेडिएशन एक्सपोजर होता है, इसलिए हर व्यक्ति का जिसको ब्रेस्ट में गठान होने का या उसकी संभावना है सबकी ये जांच बार बार नहीं कर सकते क्योंकि इसके दौरान ही इतना रेडिएशन होता है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति का बार बार मैमोग्राफी करने के लिए भी जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट फ़ायदा नहीं शो किया है क्योंकि जितना मैमोग्राफी से नुकसान हो जाता है उतना केसेस पिकअप नहीं हो पाते। इसलिए मैमोग्राफी क्योंकि रेडिएशन वाला है हर व्यक्ति का नहीं कर सकते। इसके अलावा है ब्रेस्ट का MRI जो कि कंपेरेटिवली रेडिएशन फ्री टेक्निक है आपके ब्रेस्ट को चेक करने के लिए। यदि आपको डाउट है तो ब्रेस्ट का MRI करवा सकते हैं, इसमें ज़्यादातर केसेस पिकअप हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉस्टली है इसलिए हर बार हर व्यक्ति का नहीं कर सकते। यदि प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड को कंफर्म करने के लिए MRI किया जाता है, मेनली कॉस्ट इशूज़ की वजह से क्योंकि अल्ट्रासाउंड सस्ता है, MRI महंगा है। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई डाउट हो तो MRI में आप उसे कंफर्म करें। इसके बाद आप उसको कंफर्म करने के लिए कि वो सिंपल गठान है, लंप है, सिस्ट है या ट्यूमर है या कैंसर है देखने के लिए आप उसका एक टुकड़ा निकालते हो जिसे बोलते हैं बायोप्सी। सबसे सिंपल है FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। इसमें ज़्यादातर आप उसका एक नीडल डाल के उसका थोड़ा सा पानी निकालते हैं या उसका टुकड़ा निकालते हैं, उसके द्वारा आप जाँच करते हैं और उसमें जाँचों में क्या निकलता है उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें लेकिन टुकड़ा बहुत छोटा होता है इसलिए कई बार पैथोलॉजिकल सैंपल जब आप लेते हैं तो उसमें सैंपल कम पड़ जाता है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। इसलिए आता है कोर बायोप्सी जहाँ एक थोड़ी सी बड़ी नीडल को लेकर आप डायरेक्ट ब्रेस्ट टिश्यू में डाल के उसका बड़ा टुकड़ा लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या है। इसमें रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा बेटर आते हैं कंपेरेटिवली। ये ओपन सर्जरी और फाइन नीडल एस्पिरेशन जो साइटोलॉजी उन दोनों के बीच का तरीका है, इसमें थोड़ी नीडल बड़ी होती है इसलिए बेटर टिश्यू आता है, पर ये भी थोड़ा इन्वेजिव ही है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल बायोप्सी जहाँ पे आप पूरा गठान को निकाल देते हो और उसके बाद उसको एनालिसिस के लिए भेज देते हो कि इसमें क्या था, ट्यूमर गठान था, कैंसर था, उसके हिसाब से आप आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हो। ज़्यादातर जो आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट में आई है उसमें डक्टल कार्सिनोमा है कि लोबुलर कार्सिनोमा है, क्या तरह का कैंसर है, उसके हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हो। इसके अलावा आप उसके रिसेप्टर का एनालिसिस करते हो जैसे हार्मोन रिसेप्टर्स हैं या HER2 स्टेटस है जो कि जेनेटिक मार्कर्स हैं, इनका एनालिसिस करते हो। उसके बाद आप
पेशेंट को ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करते हो उसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और HER2 स्टेटस, इसके बेसिस पे पेशेंट को कौन सी कीमोथेरेपी लगेगी अगर कैंसर है तो उसका प्लानिंग किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर एनालिसिस या जेनेटिक एनालिसिस के लिए उस सैंपल को भेजा जाता है और उसके बेसिस पे आगे की दवाइयों का निर्धारण होता है, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी का निर्धारण होता है। जो कैंसर की आपकी रिपोर्ट आती है उसमें पैथोलॉजी की क्या रिपोर्ट है, रिसेप्टर की क्या रिपोर्ट है और MRI की क्या रिपोर्ट है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, इसके बेसिस पे कैंसर की स्टेजिंग की जाती है कि किस स्टेज का कैंसर है, उसके हिसाब से दिखाया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को क्या थेरेपी लगेगी। उसको ओपन सर्जरी लगेगी, उसको पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा, दोनों ब्रेस्ट निकालने पड़ेंगे, ब्रेस्ट का टुकड़ा निकालना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में कीमोथेरेपी लगेगी, रेडियोथेरेपी लगेगी, सारा डिसीजन जो है स्टेजिंग के बेसिस पे होता है। इनफैक्ट ओवरऑल ज़्यादातर कैंसर में जो ट्रीटमेंट डिसीजन होता है वो स्टेजिंग के बेसिस पे होता है कि किस स्टेज का कैंसर या ट्यूमर है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। यदि कैंसर का स्टेज अर्ली है तो ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है, बेटर हो सकता है, सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। कैंसर का स्टेज लेट है तो ट्रीटमेंट में सक्सेस उतना नहीं मिलेगा, काफ़ी पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए कैंसर की अर्ली स्टेजेस में उसे पिकअप करना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती है और कैसे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति को ब्रेस्ट कैंसर है, कौन कौन सी जांचों से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कब इनको किया जाता है, इस पर एक ब्रीफ या शॉर्ट डिस्कशन हमने किया। ये सारे इन्वेस्टिगेशन को डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं पर वो उतना रेलिवेंट नहीं लगता। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी, इसके टाइप्स और इससे बचने के टिप्स पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी कैंसर्स के लिए ओवरऑल क्या खाद्य पदार्थ अच्छे हैं बुरे हैं वो भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, वो भी आप ज़रूर देख लें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।